डिस्क्लेमर: ये सामग्री केवल मनोरंजन, समीक्षा और व्याख्या के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और कहानियां उनके संबंधित मूल रचनाकारों के संपत्ति है। हमारी किसी भी प्रकार की कॉपीराइट उल्लंघन का कोई इरादा नहीं है। ये कहानी या हम चाइनीज नॉवल से हिंदी में अनुवाद करते हैं। यदि किसी स्वामी को इस सामग्री पर कोई आपत्ति हो तो कृपया इसमें हमसे संपर्क करें। हम आवश्यक सुधार या सामग्री हटाने की कार्रवाई करेंगे। अगर आपको सिस्टम बेस्ड फैंटेसी, एक्शन और मैजिकल एडवेंचर्स पसंद है तो यह चैनल स्पेशली आपके लिए ही बनी है। सब्सक्राइब कीजिए और बन जाइए इस फैंटेसी जर्नी का हिस्सा। डिस्क्लेमर: ये चैनल सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए बनाया गया है। इसमें दिखाए गए भी कैरेक्टर्स, इवेंट्स और कहानी प्योरली फिक्शनल है। टेल लाइफ पसंद, जगह या इवेंट से इसका कोई संबंध नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ आपको एक फैंटेसी एक्सपीरियंस और स्टूडियो टेलिंग का मजा देना है। लास वेगास की रात और करोड़ों का दांव। लास वेगास दुनिया के सबसे मशहूर शहरों में से एक, जो कभी सोता नहीं। रात के 2 बजे हो या सुबह के 4, यहाँ की सड़कें रोशनी से नहाई रहती हैं। मौज मस्ती के दीवाने, सैलानी, जुआरियों की भीड़ और चकाचौंध भरी जिंदगी के दीवाने, सब यहाँ किसी न किसी तलाश में आते हैं। कोई अपनी किस्मत आजमाने, कोई अपनी जिंदगी बदलने और कोई बस ये मंजर देखने। यहाँ रातों रात अमीर बनने की कहानियों की कमी नहीं है। इसी शहर के एक शानदार कैसीनो में सबसे ऊपरी मंजिल पर एक वीआईपी रूम था। होटल, रेस्तरां, शॉपिंग मॉल, कैसीनो, मनोरंजन की हर चीज़ यहाँ मौजूद थी। कमरे में सन्नाटा पसरा हुआ था। एक लंबी चौड़ी मेज के चारों ओर कई लोग बैठे थे, कोई महंगे सूट में सफल व्यवसाय, कोई रौबदार शख्सियत और कोई अक्खर नौजवान। मेज के बीचों बीच चिप्स का पहाड़ था। ये चिप्स आम चिप्स से बिल्कुल अलग थे, क्रिस्टल की तरह चमकते थे, जो इनकी कीमत का अंदाजा दे रहे थे। हर एक चिप की कीमत लाखों में थी। ठक ठक ठक, सन्नाटे भरे कमरे में ये आवाज़ बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। मेज पर बैठा एक नौजवान अपनी पतली और सफ़ेद उंगलियों से मेज पर थाप दे रहा था। लयबद्ध आवाज़ पूरे कमरे में गूंज रही थी। वह आदमी चौड़ी कुर्सी के पीछे झुका हुआ था। उसके हाथ में एम्बर रंग की शराब का गिलास था और जैसे ही वह गिलास घुमा रहा था, बर्फ के टुकड़े गिलास से टकराकर मधुर आवाज कर रहे थे। वह आदमी गहरे नीले रंग का सूट पहने हुए था, बिल्कुल सही तरीके से तैयार। उसका व्यक्तित्व शांत और सुरुचिपूर्ण था, लेकिन उससे भी ज्यादा खास था उसका चेहरा। नक्श ऐसे जैसे किसी मूर्तिकार ने अपने हाथों से गढ़े हों। गहरी आंखें और होठों के कोनों पर हमेशा एक हल्की सी मुस्कान। ये मुस्कान इतनी आकस्मिक थी कि जुए की मेज पर पसरे गंभीर माहौल से बिल्कुल उलट लग रही थी। उस आदमी का नाम था गु युआन। उसकी पहचान बहुत जटिल थी और सबसे गुप्त बात यह कि वह एक समय यात्री था। हा स्टड। मेज के दूसरी तरफ बैठे घमंडी नौजवान को देखकर, जो अब सावधानी से पत्ते देख रहा था, गु युआन मुस्कुराया। लगता है तुम थोड़े नर्वस हो। नौजवान ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसकी निगाहें पत्तों पर टिकी थीं। जैसे ही उसने अंक और रंग देखे, उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं और फिर उसके होठों के कोने अनजाने में ऊपर उठ गए। उसने पत्ते छुपाए, जोर से हंसा और अपने सामने रखे चिप्स का ढेर आगे धकेल दिया। क्रिस्टल जैसे चिप्स आपस में टकराकर मधुर आवाज कर रहे थे। उस आदमी के भाव और हरकतें देखकर बाकी बैठे लोग एक पल को सोच में पड़ गए। फिर सबने सिर हिलाया और अपने पत्ते बंद कर दिए, मतलब वे फॉलो नहीं करेंगे। हालांकि यहाँ बैठे सभी लोग बहुत अमीर थे और मेज पर पड़ी रकम उनके लिए बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन फिर भी यह $100 मिलियन से अधिक का जुआ था। नौजवान के भाव देखकर साफ था कि उसके हाथ अच्छे पत्ते थे। ये बूढ़ी लोमड़ियां जोखिम लेने को तैयार नहीं थीं। नौजवान ने देखा कि बाकी सब फोल्ड हो गए, सिर्फ गु युआन बचा था। उसने सिर उठाकर उसे देखा। उसकी आंखों में घमंड था और मुस्कान में अकड़। गु युआन के होठों के कोने थोड़े और खुल गए। उसने नौजवान के पत्ते देखे। एक जोड़ी राजा। इतने अच्छे पत्ते हों तो कई लोग फॉलो करने से हिचकिचा सकते थे, लेकिन जाहिर है इस राउंड में सबके पत्ते अच्छे थे। चिप्स लगातार बढ़ रहे थे और मेज पर जमा चिप्स $100 मिलियन के पार जा चुके थे। अगर नौजवान इतना अक्खर न होता तो शायद ये बूढ़ी लोमड़ियां भी आसानी से हार न मानतीं। नौजवान की उकसाने वाली निगाहें गु युआन पर थीं। उसे सुबह से ही इस पीले चीनी आदमी से चिढ़ थी, जो उसे बार बार दबा रहा था। सिर्फ जुए की मेज पर ही नहीं, बल्कि हर जगह उसे नुकसान में डाल रहा था। जीत का जश्न और एक नया राज। गु युआन ने उस उकसाने वाले नौजवान को हल्की सी मुस्कान के साथ देखा। उसके इस अंदाज ने वहां मौजूद सभी लोगों का ध्यान खींच लिया, खासकर महिलाओं की निगाहें तो उस पर चमक उठी। मैं खेलूंगा। उसकी आवाज़ हल्की थी और अंदाज बिल्कुल सहज, लेकिन उसके इस एक शब्द के पीछे $100 मिलियन से ज्यादा का दांव था। ये बेपरवाह मानसिकता देखकर वहां बैठे बूढ़े खिलाड़ी भी हैरान रह गए। वे सोचने लगे कि आखिर यह शख्स कौन सा चेबोल का बेटा है। हा। जब नौजवान ने देखा कि गु युआन ने पत्ते फॉलो किए हैं, तो वह तुरंत खड़ा हो गया और जोर से हंसने लगा। उसने अपने पत्ते पलटकर मेज पर पटक दिए। बेवकूफ, मेरे पास गोरखधंधा है, अब बता कैसे जीतेगा। हा। नौजवान घमंड से हंस रहा था। उसके पत्ते देखकर आसपास के लोग भी हैरान रह गए। सच में उसके पास गोरखधंधा था। ऐसे पत्ते बहुत दुर्लभ होते हैं। वह पागलों की तरह हंसता हुआ चिप्स उठाने लगा। रुको, गु युआन ने हल्के से कहा। दूसरे आदमी के पत्ते देखने के बाद भी उसके होठों के कोने पर वही मुस्कान बनी रही। क्या अब भी नहीं माना? मैं अभी हारा नहीं हूँ। गु युआन मुस्कुराया। अब सबकी निगाहें उसके पत्तों पर थीं। हुकुम का 10, हुकुम का 11, हुकुम का 12, हुकुम का 13। फ्लश की तैयारी। नौजवान चौंका, फिर तिरस्कार से बोला, मेरे पास 3 ए हैं। मुझे यकीन नहीं कि तू फ्लश भी ला सकता है। ओह, लेकिन लगता है तेरे पास हुकुम का ए नहीं है, गु युआन ने हल्के से कहा। नौजवान ने ये सुनते ही अपने पत्ते देखे। सच में हुकुम का ए अभी निकला ही नहीं था।
उसकी आंखों में एक पल को दहशत छा गई। नहीं, इतनी छोटी संभावना उसे नहीं मिल सकती। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की और वू युआन को देखा, जो बिल्कुल शांत बैठा था। उसका दिल धड़क गया। सबकी निगाहों के बीच वू युआन ने धीरे से अपना आखिरी पत्ता पलटा, और वहां था हुकुम का एक रॉयल फ्लश। वू युआन साहब जीत गए। डीलर भी वू युआन के पत्ते देखकर चौंक गया। स्टड पोकर का ये सबसे बड़ा पत्ता होता है, और आज रात इतनी बड़ी बाजी में यह निकला था। जीतने के बाद भी वू युआन ज्यादा उत्साहित नहीं हुआ। वह आराम से उठा, अपने कपड़े ठीक किए और बगल के डीलर से बोला, मेरे खाते में ट्रांसफर कर दो। इतना कहकर वह मुड़ा और चला गया। नौजवान को तब होश आया जब वू युआन जा चुका था। वह चिल्लाने लगा, यकीन नहीं हो रहा था कि यह हुआ कैसे। वह वू युआन पर झपटना चाहता था, लेकिन आसपास के सुरक्षाकर्मियों ने उसे रोक लिया। बॉक्स से बाहर निकलते ही वू युआन ने राहत की सांस ली और अपने शरीर को ढीला छोड़ दिया। डिंग! अचानक उसके दिमाग में एक धातु की आवाज गूंजी। वू युआन इसका आदी हो चुका था, यह उसकी गोल्डन फिंगर थी। गॉड किलिंग सिस्टम। डिंग! होस्ट ने कैसीनो में $100 मिलियन जीतने का क्वेस्ट पूरा किया। इनाम, फ्लाइंग कार्ड स्किल। सिस्टम की आवाज सुनते ही वू युआन के दिमाग में फ्लाइंग कार्ड्स तकनीक की सारी जानकारी भर गई। उसने हल्की मुस्कान के साथ सोचा, इनाम बुरा नहीं है। तकनीक समझने के बाद वू युआन हल्का मुस्कुराया। तभी एक काले कपड़ों में एक आदमी उसके पास आया और चुपचाप उसे एक फाइल थमा दी। शुक्रिया, वू युआन ने मुस्कुराते हुए कहा और काले कपड़ों वाले आदमी को एक सोने का सिक्का दे दिया। आदमी सिक्का लेकर चला गया। वू युआन ने फाइल खोली। ऊपर एक महिला का परिचय था। अगर चीन की बात करें तो ज़्यादातर लोग इस नाम से अनजान नहीं होंगे। यांग मी। जानकारी पढ़ने के बाद वू युआन ने हल्की सांस ली। उसकी आंखों में एक उलझन सी थी। उसने सोचा था कि इस औरत से उसका दोबारा कोई रिश्ता नहीं होगा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि हाल की घटनाएं उसे जाने नहीं दे रही थीं। कुछ महीने पहले की बात है। वू युआन को दुनिया में आए और सिस्टम द्वारा दिए गए काम पूरे करते हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ था। कह सकते हैं कि वह हर दिन मौत और जिंदगी के बीच झूल रहा था। खासकर शुरुआती दौर में उसे मारने का कोई अनुभव नहीं था और वह कई बार मौत के मुंह से बाल बाल बचा था। उस तरह की जिंदगी ने वू युआन पर भारी दबाव डाला था, जो अपनी पिछली जिंदगी में एक आम इंसान था। ऐसे में दबाव कम करने का सबसे अच्छा तरीका शराब के अलावा औरतें थीं। लेकिन चौकन्ना रहने के लिए वह आसानी से नशे में नहीं हो सकता था, इसलिए उसने एक औरत की तलाश की। और फिर न्यूयॉर्क में उसकी मुलाकात हुई यांग मी से। उसने उसका चुराया हुआ पर्स वापस दिलाया और दोनों की मुलाकात एक ड्रिंक के लिए हुई। नशे के बाद की बातें स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ीं और वू युआन को उम्मीद नहीं थी कि यांग मी वास्तव में पहली बार किसी के साथ थी। इसलिए उसने अपना संपर्क नंबर छोड़ दिया। लेकिन इतने लंबे समय तक दूसरे पक्ष ने उससे संपर्क नहीं किया और वह धीरे धीरे एक हत्यारे की जिंदगी में ढल गया था। अब अंडरवर्ल्ड में उसकी धाक जम गई थी। उसने सोचा था कि अपनी पिछली जिंदगी में जाने माने बड़े सितारों से उसकी एक रात भर की मुलाकात थी, जब तक कि हाल ही में मनोरंजन उद्योग की खबरों ने उसका ध्यान नहीं खींचा। पॉपुलर एक्ट्रेस यांग मी, बिना शादी के प्रेग्नेंट होने का शक। क्यों यांग मी, जो अपनी लोकप्रियता के चरम पर है, अचानक लो प्रोफाइल हो गई है? वजह है प्रेगनेंसी। यांग मी प्राइवेट हॉस्पिटल में आती जाती, पेट साफ दिखा। ये सारी खबरें यांग मी की प्रेगनेंसी के बारे में थीं, जिसे देखकर वू युआन थोड़ा हैरान हुआ और फिर उसके दिमाग में एक विचार कौंधा, ये बच्चा किसका है? तो सबसे ज़्यादा संभावना यही थी कि यह उसका है। उसने समय का मिलान किया। यांग मी उसी समय प्रेग्नेंट हुई थी जब वह उससे मिला था और दोनों के रिश्ते से पहले यांग मी बेरोजगार थी। इसके बाद वू युआन ने लोगों से जांच करवाई। एक हत्यारे के लिए खुफिया जानकारी सबसे महत्वपूर्ण संसाधनों में से एक होती है। जल्द ही उसने इस दौरान यांग मी के मामलों की जांच कर ली। उसका किसी और आदमी से संपर्क नहीं था और अब वह लगभग 9 महीने की प्रेग्नेंट थी। सब कुछ बिल्कुल सही बैठ रहा था। पिता बनने का एहसास उसके लिए बहुत बड़ा था और इससे कैसे निपटना है, ये सच में उसके लिए समझना मुश्किल था। उसने जानकारी रख दी, कैसीनो से बाहर निकला और होटल लौटने का इरादा किया। लाल फरारी सड़कों पर दहाड़ रही थी और आसपास के लोग इसके आदी थे, क्योंकि लास वेगास में सबसे आखिरी चीज़ है अमीर लोग। वू युआन गाड़ी चलाते हुए अपने दिमाग में अभी भी सोच रहा था कि इस मामले से कैसे निपटा जाए। आखिरकार उसकी निगाहें मजबूत हुईं और वह बुदबुदाया, एक मर्द की तरह। फैसला करने के बाद उसका मूड तुरंत काफ़ी हल्का हो गया। दिलचस्प, जब गाड़ी शहर के केंद्र से बाहर निकली, वू युआन की आंखों में तेजी आ गई और उसके दिमाग में तेजी से आगे बढ़ती हुई एक तस्वीर दिखाई दी। उसके होठों के कोनों पर वही मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में बर्फीली ठंडक थी। उसने देख लिया था कि कोई उस पर हमला करने वाला था। हाँ, उसने साफ साफ देख लिया था भविष्य की तस्वीर। ये वह क्षमता थी जो सिस्टम ने उसे इनाम में दी थी और इसी क्षमता के दम पर वह शुरुआती दौर में कई बार खतरे से बच पाया था। ये क्षमता थी अगले 3 मिनट की भविष्यवाणी करना, एक अजेय क्षमता। इस क्षमता के साथ वू युआन की बेकार बंदूक चलाने की तकनीक भी एक निशानेबाज जैसी हो जाती थी और वह सबसे बुनियादी लड़ाई कला के साथ भी मार्शल आर्ट मास्टर बन सकता था। बेशक इस क्षमता की संभावना बहुत बड़ी थी और वह अभी तक इसे पूरी तरह से भी नहीं समझ पाया था। आखिरकार भविष्य की भविष्यवाणी करने की सबसे खास बात सिर्फ भविष्य देखना नहीं था, बल्कि पहले से जानने के बाद उचित प्रतिक्रिया देना था। भविष्य की संभावनाएं अनंत होती हैं और अनंत संभावनाओं में से सबसे उपयुक्त और सही तरीका ढूंढने के लिए बहुत बड़ी गणना की आवश्यकता होती है। फिलहाल वू युआन केवल एकल पंक्ति भविष्यवाणी ही कर सकता था।
जैसे अगर सामने 3 रास्ते हों और पता चले कि बाएं वाले पर एक्सीडेंट होगा तो बीच वाला चुन लो, और फिर पता चले कि उस पर भी एक्सीडेंट होगा तो दाएं वाला चुन लो। यह एकल पंक्ति भविष्यवाणी है जिसमें तीनों पंक्तियों को एक साथ देखकर फैसला नहीं ले सकते, बल्कि एक एक करके भविष्यवाणी करनी पड़ती है। इस समय गु युआन ने भविष्यवाणी की कि आगे चौराहे पर रोड़ा लगा था, उसकी गाड़ी का टायर पंक्चर होगा और फिर तेज रफ्तार के कारण गाड़ी पलट जाएगी, वह बुरी तरह घायल होगा और बगल में घात लगाए बंदूकधारी उसे खत्म कर देंगे। हम्फ, मुझे मारना चाहते हो तो कीमत तो चुकानी पड़ेगी। गु युआन के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई, उसकी आंखों में ठंडक दिखी। उसने स्टीयरिंग घुमाया, हैंड ब्रेक खींची और ब्रेक पर पैर रख दिया। चीख चीख, एक तीखी रगड़ की आवाज के साथ लाल फरारी ने सड़क के बीचों बीच अचानक ब्रेक लगाया, एक परफेक्ट आग ड्रिफ्ट लगाया और तुरंत दिशा बदल दी। ओफ, यह मुश्किल कर्तव्य पूरा करने के बाद गु युआन ने राहत की सांस ली। ये ड्रिफ्ट देखने में भले ही आसान लग रहा था, लेकिन उसने अपने दिमाग में कितनी बार इसकी भविष्यवाणी की थी, ब्रेकिंग फोर्स, स्टीयरिंग व्हील के एंगल को बार बार सुधारा था। यह एक परफेक्ट सीन था, वरना उसकी ड्राइविंग क्षमता के साथ यह एक बार में करना सच में असंभव था। गु युआन ने एक हाथ से स्टीयरिंग कंट्रोल किया, आसपास का शीशा नीचे किया, फिर एक पिस्टल निकाली। एक सड़क चौराहे से गुजरते समय उसने बिना देखे अंधेरे कोने पर गोली चला दी। बांग बांग बांग, गोलियों की आवाज हुई और अंधेरे कोने में छिपे 4 लोगों के माथे पर गोली लगी और वे ढेर हो गए। मरने से पहले उन चारों को समझ नहीं आया कि गु युआन ने यह भगवान जैसा निशाना कैसे लगाया। उन्हें पता नहीं था कि गु युआन ने अपने दिमाग में इन 4 गोलियों की कितनी बार कल्पना की थी, तब जाकर ऐसा कर पाया था। चारों को मारने के बाद गु युआन ने एक्सीलेटर पर पैर रखा, फिर एक घुमाव लिया, गाड़ी एक चौराहे पर 360 डिग्री घूमी और पिस्टल से अंधाधुंध गोलियां चलाईं। बांग बांग बांग, गोलियों की आवाज इस सुनसान सड़क पर गूंज उठी। गु युआन द्वारा चलाई गई गोलियां ऐसी लग रही थीं जैसे उनमें ट्रैकर लगा हो, चाहे वह गाड़ी में छिपे लोग हों या ऊपर घात लगाए स्नाइपर, सब मारे गए। चीख, यहाँ के लोगों को खत्म करने के बाद गु युआन ने एक्सीलेटर पर पैर रखा, उस जगह वापस आया जहां रोड़ा लगा था और रुक गया। गाड़ी का दरवाजा खोला और उतरते ही एक पल को उसके कंधे के पास से एक स्नाइपर की गोली निकली और सीमेंट के फर्श में जा धंसी। गु युआन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और सीधे अपने पीछे की इमारत पर गोली चला दी, ऊपर वाले स्नाइपर को खत्म कर दिया। आसपास घात लगाए लोगों ने गु युआन की आकृति देखी और एक के बाद एक गोलियां चलाईं। गोलियों की आवाज तेज थी और गोलियां उड़ रही थीं, लेकिन गु युआन ऐसे जा रहा था जैसे पार्क में टहल रहा हो, गोलियों की बारिश के बीच से गुजरता हुआ, और साथ ही दोनों हाथों में बंदूकें थीं। आखिरकार गोलियां थम गईं। गु युआन ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की और पाया कि सब मर चुके थे, फिर वहां से गाड़ी लेकर चला गया। लास वेगास की रात और बदलती किस्मत। लास वेगास के एक लग्जरी होटल के प्रेसिडेंशियल सूट में एक घमंडी नौजवान शराब पीते हुए अपने एंडलिंग की रिपोर्ट सुन रहा था। क्या सब मर गए? जैसे ही उसने सुना कि उसके सारे एंडलिंग मारे जा चुके हैं, उसने गुस्से में अपना गिलास पटक कर तोड़ दिया। उसकी आंखें गुस्से और हैरानी से भर गईं। तुम सब बेकार हो। 1 दर्जन आदमी गए थे एक शख्स को मारने और वो खुद मारे गए। कचरा, सब कचरा हो। वो गालियां देता हुआ उठा और एक और गिलास में शराब डाली, लेकिन शराब डालते वक्त उसके हाथ कांप रहे थे। साफ था कि वो अंदर से ज्यादा शांत नहीं था। हालांकि वो बाहर से घमंडी और अक्खड़ लगता था, लेकिन वो कोई बेवकूफ़ नहीं था। उसने जो 1 दर्जन आदमी भेजे थे वो सब इलीट थे, और उन सबको एक आदमी ने चुपचाप खत्म कर दिया था। सोचने की जरूरत नहीं थी। वो पीला चीनी आदमी कोई साधारण शख्स नहीं था। काफी देर बाद वो नौजवान शांत हुआ। उसने हुक्म दिया, उस आदमी की पहचान पता करो। जी, अंडरलिंग ने आदेश लिया और चला गया। नौजवान ने खिड़की के बाहर नाइट सीन देखा, लेकिन उसकी रूह कांप रही थी। ये वही नौजवान था जिसने कैसीनो में गु युआन के साथ जुआ खेला था। उसका परिवार कोई मामूली नहीं था, वरना वो लाखों करोड़ों डॉलर का जुआ नहीं खेल सकता था। उसका परिवार रशियन माफिया था, बहुत ताकतवर, लेकिन इसीलिए वो जानता था दुनिया का अंडरवर्ल्ड कितना खतरनाक है। अगर उसने किसी बड़े शख्स को छेड़ दिया तो उसकी जान भी जा सकती थी। योजक चिन्ह। दूसरी तरफ गु युआन होटल लौटा तो उसने चीन की टिकट बुक की, फिर वॉशरूम गया, फ्रेश हुआ और सो गया। चीन, कैपिटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एक शख्स एयरपोर्ट के गेट से बाहर निकला, साफ सुथरा सूट, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पहना हुआ। उसके पूरे व्यक्तित्व से एक जेंटलमैन की मैच्योर एलिगेंस झलक रही थी। उसका हैंडसम चेहरा देखते ही बनता था। एयरपोर्ट पर मौजूद कई लोगों की निगाहें उस पर ठहर गईं। उसने सनग्लासेस पहने एयरपोर्ट से बाहर निकला, एक टैक्सी रोकी और एक हाई एंड प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ निकल गया। ये शख्स और कोई नहीं, गु युआन था। वो अमेरिका से चीन वापस आया था। खिड़की के बाहर गाड़ियां और सीन देखते हुए गु युआन थोड़ा सोच में पड़ गया। सच कहूं तो ये पहली बार था जब वो इस दुनिया में आने के बाद चीन वापस आया था। ये नज़ारे कुछ जाने पहचाने से लग रहे थे, कुछ अनजान से। एक अजीब सा एहसास हो रहा था। टैक्सी हॉस्पिटल के सामने रुकी। गु युआन ने अपनी इन्वेस्टिगेशन से पता किए गए रूम नंबर के मुताबिक सिक्योरिटी को बाईपास करते हुए एक लग्जरी रूम में दाखिल हुआ। दरवाज़ा खोलकर अंदर घुसा तो कमरा बहुत एलिगेंट था। एक औरत लेटी हुई थी, आराम कर रही थी। उसके लंबे बाल बिखरे हुए थे, चेहरा आधा छिपा हुआ था, लेकिन इतना साफ दिख रहा था कि उसकी स्किन ग्लो कर रही थी। उसने पतले से नाइट गाउन पहने हुए थे जिससे उसका परफेक्ट फिगर साफ झलक रहा था। उस औरत के चेहरे पर एक लड़की जैसी मासूमियत थी और साथ में एक मैच्योर औरत का आकर्षण भी। अगर वहाँ कोई और होता तो वो उसे तुरंत पहचान लेता। ये थी चीन की सबसे पॉपुलर एक्ट्रेस।
यांगमी, और उसके पेट का उभार देखकर तो और भी हैरानी होती है क्योंकि बाहर दुनिया में जो अफवाहें थी वो सच निकली। यांगमी सच में प्रेग्नेंट है। वू युआन ने उसे डिस्टर्ब नहीं किया। वो चुपचाप बगल वाली कुर्सी पर बैठ गया और उसके चेहरे को देखने लगा। ये चेहरा अब पहले से ज़्यादा मैच्योर हो गया था, ज़्यादा ग्लोइंग था और ज़्यादा खूबसूरत। पता नहीं कितनी देर बाद आराम कर रही यांगमी ने करवट बदली। उसने आलस भरी स्ट्रेच ली और फिर आंखें खोलीं। अगले ही पल बगल में बैठे गू युआन को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसकी आंखों में हैरानी थी, यकीन न कर पाने का भाव था और थोड़ा सा डर भी। वो हैरानी से मुंह खोले रह गई। काफी देर बाद वो होश में आए, झट से उछलकर बैठ गई और मुस्कुराते हुए गू युआन को देखते हुए हैरानी से बोली, तुम यहाँ कैसे? गू युआन ने धीरे से उत्साहित यांगमी को दबाया, उसके लिए एक तकिया लिया और उसे सहारा देते हुए धीरे से बोला, संभल के। उसकी मैग्नेटिक आवाज़ बहुत सॉफ्ट थी। यांगमी की आंखें भर आईं। उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और फिर गू युआन को देखते हुए बोली, तुम यहाँ कैसे आए? मुझे कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? गू युआन ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया। उसने सीधे उसके पेट की तरफ देखा और पूछा, मेरा है? ये सवाल भी था और खुद से बात भी। यांगमी ने ये सुनते ही कोई जवाब नहीं दिया। वो चुप हो गई। तुम क्या करना चाहती हो? गू युआन ने पूछा। ये सवाल सुनते ही चुप बैठी यांगमी ऐसे उछल पड़ी जैसे किसी ने उसे सहला दिया हो। उसके चेहरे पर ठंडापन आ गया और वो बोली, क्या करना चाहती हूँ? ये पूछने की भी जरूरत है? फिर उसने गू युआन को घूरा। उसके होठों पर एक तिरस्कार भरी मुस्कान थी। बेशक तुम पूरी तरह से ये मान सकते हो कि तुम्हें इस बारे में कुछ पता नहीं है। मैं अपने बच्चे को पालने की काबिलियत रखती हूँ। गू युआन ने यांगमी के एक्साइटेड लुक को देखा। उसने धीरे से उसे दबाया और बोला, एक्साइट मत हो, मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा, एक पिता की जिम्मेदारी। गू युआन की आवाज़ बहुत सीरियस थी। यांगमी ने उसकी आंखों में देखा। वो आंखें गहरी थीं, मैग्नेटिक थीं, लेकिन बहुत सच्ची थीं। यांगमी ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और चुप हो गई। गू युआन ने बिना पूछे अपना हाथ उसके पेट पर रख दिया। यांगमी की सिहरन दौड़ गई, लेकिन उसने मना नहीं किया। लड़का है या लड़की? गू युआन ने धीरे से पूछा। गू युआन उसके पेट को छू रहा था। उसे महसूस हुआ जैसे कोई ब्लड रिलेशन है, उसके अंदर एक नई जान धड़क रही है। वो एहसास, उसका दिल पिघल गया। यांगमी ने अपने पेट पर रखे उस गर्म हाथ को महसूस किया। उसके चेहरे पर हल्की सी लाली आ गई। ये लुक बिल्कुल अलग था उस सुपरस्टार और कंपनी बॉस वाली इमेज से। लड़की, उसकी आवाज़ बहुत सॉफ्ट और स्लीपी थी। हाँ, गू युआन ने धीरे से कहा। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई और आंखों में नरमी छा गई। क्या अब तुम्हें किसी मदद की जरूरत है? गू युआन ने धीरे से पूछा। यांगमी ने ये सुनते ही अपना माथा सिकोड़ लिया। वो हाल ही की परेशानियों के बारे में सोचने लगी। मीडिया का पीछा, कंपनी के शेयर होल्डर्स का प्रेशर, ये सब उसे थका चुका था। उसने धीरे धीरे गू युआन को बताना शुरू किया कि हाल ही में क्या हुआ था। गू युआन समझ गया कि इस औरत ने अपने कंधों पर कितना प्रेशर झेला था। जब उसकी पॉपुलैरिटी आसमान पर थी, उसने लो प्रोफाइल रहना चुना, खुद को छुपाया। मीडिया ने तरह तरह की अटकलें लगाईं और आखिरकार प्रेगनेंसी की सच्चाई पकड़ ली। अब तो न्यूज़ मीडिया में बवाल मचा हुआ था। कंपनी की सबसे बड़ी पिलर होने के नाते यांगमी उस कंपनी की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली स्टार थी। हालांकि दिली रेबा हाल ही में बहुत पॉपुलर हुई थी और एक नई ट्रैफिक डैन बन गई थी, लेकिन यांगमी के मुकाबले वो अभी भी कम थी। यांगमी और शेयर होल्डर्स के बीच एक जुआ जैसा समझौता हुआ था जो इस साल खत्म होने वाला था। अगर उस समझौते में तय किए गए प्रॉफिट टारगेट को वो हासिल नहीं कर पाई तो उसे न सिर्फ शेयर होल्डर्स के शेयर वापस खरीदने होंगे, बल्कि पिछले समझौते में जो प्रॉफिट टारगेट था उसका गैप भी उसे खुद भरना होगा। बच्चे को जन्म देना था तो यांगमी को अपना काम कम करना ही पड़ता, और चूंकि ये राज की बात थी इसलिए उसका वर्कलोड धीरे धीरे कम होता गया। अब तो उसने पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया था। आखिरकार अगर बाहर की दुनिया को पता चल गया कि इतनी पॉपुलर एक्ट्रेस बिना शादी के प्रेग्नेंट है तो उसकी पॉपुलैरिटी को बहुत बड़ा झटका लग सकता था। ऊपर से परिवार का भी प्रेशर था। उसके माता पिता भी उससे सवाल कर रहे थे। ये सारी चीज़ें अब उसके कंधों पर बोझ बन चुकी थीं। बेशक अगर वो बच्चे को छोड़ने का फैसला कर लेती तो शायद सब कुछ ठीक हो जाता, लेकिन बदकिस्मती से ये ख्याल उसके दिमाग में कभी आया ही नहीं। गू युआन का वादा। गू युआन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से नहीं था, लेकिन वो इतना जरूर जानता था कि स्पॉटलाइट में रहने वाली फीमेल स्टार्स के लिए हर चीज़ बड़ा चढ़ाकर देखी जाती है। एक छोटा सा स्कैंडल ही फैंस में बवाल मचाने के लिए काफ़ी होता है, और बात जब बिना शादी के प्रेगनेंसी की हो तो ये यांगमी जैसी टॉप एक्ट्रेस के लिए जानलेवा साबित हो सकता था। उसके कॉम्पिटिटर हो या विरोधी कंपनियां, सब उसे नीचा दिखाने का मौका नहीं चूकते। हाँ, वो रात सिर्फ एक एनकाउंटर भर थी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके सामने वाली औरत के पेट में उसका ही खून था और गू युआन को लगा कि ये उसकी जिम्मेदारी है। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताओ, मैं सब ठीक कर दूंगा, गू युआन ने धीरे से कहा। उसके हैंडसम चेहरे पर वही हमेशा वाली मुस्कान थी। यांगमी ने ये सुना तो उसे शक भरी निगाहों से देखा। ये बात वो आदमी दूसरी बार कह रहा था, और उसकी आवाज़ में जो कॉन्फिडेंस था उससे यांगमी को हैरानी हुई कि आखिर ये शख्स है कौन। मज़ेदार बात यह थी कि अब उसके पेट में इसी आदमी का बच्चा था, लेकिन वो इसका पूरा नाम तक नहीं जानती थी। फैमिली बैकग्राउंड, प्रोफेशन, कुछ नहीं। यांगमी हमेशा से खुद को शातिर समझती थी, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि उसने कितनी बेवकूफ़ी भरी हरकत की थी। गू युआन वादा कर सकता था तो उसका अपना कॉन्फिडेंस था। किले की दुनिया में वो राइजिंग स्टार था, और जिस ऑर्गेनाइजेशन से वो जुड़ा था वो अंडरवर्ल्ड की सबसे बड़ी ताकतों में से एक थी। जैसे जैसे उसने मिशन पूरे किए उसकी ताकत पहचानी गई, उसका स्टेटस बढ़ता गया और अंडरवर्ल्ड के बारे में उसकी समझ और गहरी होती गई। अंडरवर्ल्ड में एक सुप्रीम पार्लियामेंट थी जिसमें 12 सीटें थीं। हर सीट पर किसी न किसी ताकतवर शख्स का कब्जा था।
रशियन फोर्सेज, चाइनीज फैमिलीज, अमेरिका की इकोनॉमी को कंट्रोल करने वाले चेबुल्स, ब्रदरहुड, माफिया, होली सी, सबकी अलग अलग ताकत थी। और गु युआन जिस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा था उसका नाम था गोमोरा सोसाइटी। इसी सोसाइटी के पास उन 12 सीटों में से एक सीट थी। इतनी बड़ी और खौफनाक ताकत थी उनके पास। गोमोरा सोसाइटी में ताकत ही पहचान थी। किलर का स्टेटस जितना ऊंचा होता उसे उतनी ही परमिशन मिलती और ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करने की आज़ादी मिलती। कहने का मतलब ये कि गोमोरा जैसी ताकत का साथ हो तो गु युआन के लिए आम परेशानियों को हल करना एक शब्द में मुमकिन था। योजक चिन्ह। कमरा धीरे धीरे शांत हो गया। यांग मी ने अपने पेट को सहलाया। उसके चेहरे पर बिना एहसास के एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसमें एक माँ की चमक थी जो देखते ही बनती थी। गु युआन एक सेब पकड़े हुए था। उसने हाथ घुमाया और पता नहीं कहाँ से एक छोटा सा चाकू निकाल लिया और फिर उसने सेब को इतनी सफाई से छीलना शुरू किया मानो कोई कला हो। अरे ये रहा। सेब का छिलका सर्पिल आकार में नीचे गिर रहा था। आखिरी तक वो टूटा नहीं, बल्कि हैरानी की बात यह थी कि छिलके की चौड़ाई हर जगह बराबर थी। इतना सटीक होना डरावना था। हैरान हो गु युआन ने सेब यांग मी को दे दिया और उसके हाथ से चाकू झट से गायब हो गया। यांग मी ने सेब लिया, एक बाइट ली और फिर सिर झुकाकर उसे घूरने लगी। उसके चेहरे पर हैरानी थी। गु युआन हल्का सा हंसा। उसने फिर से हाथ घुमाया। देखते ही देखते वही चाकू उसके हाथ में आ गया जैसे कहीं से प्रकट हुआ हो और फिर झट से गायब। राज खुला और घिरा हुआ अस्पताल। यांग मी की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो आगे बढ़ी और ध्यान से उसके हाथ को देखने लगी। हैरानी से बोली, गया कहाँ? चाकू कहाँ गया? सीक्रेट है। गु युआन मुस्कुराया। क्या तुम जादू जानते हो? यांग मी की आंखों में चमक थी और उत्सुकता थी। गु युआन के चेहरे पर वही दिलकश मुस्कान थी। वो मुस्कुराया लेकिन बोला कुछ नहीं। यांग मी ने मुंह फुला लिया, एक शरारती सी आवाज निकाली और गुस्से में सेब को जोर से काटा। दोनों बातें करने लगे, धीरे धीरे एक दूसरे को समझने लगे। सोचो तो अजीब था, इन दोनों के बीच वो सबसे इंटीमेट रिश्ता हो चुका था, लेकिन एक दूसरे को जानते वो आम दोस्तों से भी कम थे। बातों बातों में यांग मी को पता चला कि उसका नाम गु युआन है, लेकिन वो क्या करता है, उसकी पहचान क्या है, यह अभी भी राज ही रहा। क्योंकि गु युआन जो भी बताता बड़ा घुमा फिरा कर बताता, और गु युआन भी अब इस औरत को बेहतर समझने लगा था। वो जो स्क्रीन पर यंग और विविधस लगती थी, असल में बहुत स्मार्ट और शातिर थी। अब वो उसे सिर्फ अपनी पिछली जिंदगी के एंटरटेनमेंट न्यूज़ तक सीमित नहीं रख सकता था। बातचीत का माहौल धीरे धीरे खुलने लगा। गु युआन जानबूझकर अपने और उसके बीच की दूरी कम कर रहा था। आखिरकार बच्चे की वजह से आगे दोनों के बीच बहुत कुछ होना था। अगर अब भी अजनबी बने रहे तो शर्मिंदगी होती। यांग मी भी बहुत कुछ सोच रही थी। दिखने में वो भले ही एक मासूम लड़की लगती थी, लेकिन इमोशनली और लोगों को हैंडल करने में वो बहुत मैच्योर और समझदार थी। इसलिए वो भी गु युआन को जानने समझने की कोशिश कर रही थी। और बातचीत के बाद उसे लगा कि ये आदमी बुरा नहीं है, वरना उस रात शराब के नशे में भी वो सहज महसूस नहीं करती। दोनों हंसी मजाक कर रहे थे, बच्चे के बारे में बातें कर रहे थे, और तभी अचानक फ़ोन की घंटी बजी। हेलो। यांग मी ने फ़ोन उठाया। जैसे ही उसने दूसरी तरफ की खबर सुनी, उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। वो ठंडी हो गई। उसके माथे पर सिकन आ गई और आंखों में गुस्सा था। उसके पूरे व्यक्तित्व से एक दबाव महसूस हो रहा था। क्या यहाँ की प्राइवेसी प्रोटेक्शन 100% सेफ नहीं बताई गई थी? अब ऐसा क्यों हो रहा है? यांग मी की नर्म आवाज़ अब सख्त हो गई थी। उसने सख्ती से पूछा। अब वो बिल्कुल अलग नजर आ रही थी, उस मासूम लड़की से बिल्कुल अलग। हॉस्पिटल से कांटेक्ट करो, उनसे जवाब मांगो, वरना अंजाम भुगतने को तैयार रहें। यांग मी ने ठंडे स्वर में ये कहा और फ़ोन रख दिया। उसके चेहरे पर अभी भी गुस्सा साफ झलक रहा था। बहुत गुस्सा मत हो, इमोशंस इतने इंटेंस होना बच्चे के लिए अच्छा नहीं होता। गु युआन की आवाज़ मैग्नेटिक और नर्म थी। यांग मी ने ये सुना तो उसने अनजाने में अपने पेट की तरफ देखा। उसने गहरी सांस ली और अपने गुस्से पर काबू पाया। क्या हुआ? उसके शांत होने के बाद गु युआन ने पूछा। मेरे बारे में खबर लीक हो गई, बाहर रिपोर्टर्स का हुजूम उमड़ पड़ा है। यांग मी के माथे पर सिकन थी। वो परेशान लग रही थी। गु युआन हल्का सा उठा। वो खिड़की के पास गया और पर्दे के कोने को खोलकर बाहर देखा। सच में इस शांत से हॉस्पिटल के बाहर अब भीड़ उमड़ पड़ी थी। कैमरे लिए रिपोर्टर्स इकट्ठे थे। हॉस्पिटल के सिक्योरिटी गार्ड उन्हें धकेल धकेल कर अंदर घुसने से रोक रहे थे। हॉस्पिटल की प्रिवेसी लीक का जिम्मेदार कौन है? क्या अगला कदम गु युआन लेगा या यांग मी खुद सब संभालेगी? क्या ये कहानी अब और भी खतरनाक मोड़ लेने वाली है? कमेंट में लिखो सीक्रेट अगर आप नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हो। गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।